मैं राकेश कोचर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं हम अपना जो आज का टॉपिक है बेल्ट ड्राइव के जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले बार हमने देख लिया था कि बेल्ट ड्राइव जो होती है, बेल्ट ड्राइव वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो क्या कहा था, एक को हमने ओपन और दूसरी को क्या कहा था हमने, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव ये थी अपनी ओपन बेल्ट ड्राइव। अब चित्र भी मैं बना देता हूँ फटाफट, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, सीधे जाके हम अगर इसे पट्टे के माध्यम से ऐसे जोड़ दें तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव हो गई। और अगर इसी चीज़ को हम इन पुलियों को पट्टे को क्रॉस करके अगर हम जोड़ें तो ये क्या हो गई, मेरी क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो गई। अब इनमें जो पट्टे की लंबाई होती है कैसी, यहाँ से पट्टा घूम के गया, ये आया और ये आया, ये इस पॉइंट तक आया। तो ये पट्टे की जो लंबाई है उसे अगर मैं बोल दूं L, तो L जो पट्टे की लंबाई का सूत्र ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए क्या होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से शुरू हुआ तो ये गया, ये पट्टा ऐसे आया ये। तो ओपन के केस में तो आता है पट्टे की लंबाई L बराबर पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन y, जहाँ R1 बड़े वाले की त्रिज्या, R2 छोटे वाले की त्रिज्या, y सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, और यही सब चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये वाला तो किसके लिए है, ओपन के लिए। और क्रॉस के लिए क्या होता है, क्रॉस के लिए होता है कि टोटल लंबाई बराबर पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y प्लस, ये पूरा फॉर्मूला सेम है, केवल यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है। तो प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y, बड़ा सिंपल है। इसमें यहाँ जो माइनस था उसको अगर प्लस कर देंगे तो सेम फॉर्मूला आपके क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए जो लेंथ होगी बेल्ट की, पट्टे की लंबाई होगी, उसके लिए सूत्र आ जाएगा। अब ये दोनों तो सूत्र महत्वपूर्ण हैं, आपको इनमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन किन्हीं सब्जेक्टिव पेपर्स में, सब्जेक्टिव पेपर्स मतलब यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अपना एग्जाम देने जा रहे हैं तब अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, या फिर कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव पेपर आज भी लिया जाता है, अगर आप किसी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये टॉपिक सिलेबस में है, तो आप इनका डेरिवेशन जो है कि इसकी सूत्र व्युत्पन्न कैसे किया, कैसे डिराइव हुआ ये सूत्र, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनके लिए, इन दोनों सूत्रों के लिए लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट और लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में हम केवल और केवल इनके डेरिवेशन पर ही बात करेंगे। तो आप अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाके उस वीडियो को देखें, अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं है। ऑब्जेक्टिव में आपका इससे पर्याप्त काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हमारा आज का टॉपिक लेंथ ऑफ बेल्ट हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम बेल्ट ड्राइव में। अब देखो, बेल्ट अपनी जो होती है वो तो अपन ने लगा दी, लेकिन ये काम कैसे करेगी, अब उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो साहब, ये मैंने लगाई, ये दो चक्के हो गए मेरा, पुली 1 पुली 2, ये मेरा घूम कर आ गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। अब क्या करता हूँ, सपोज मेरा पट्टा ये कैसे घूम रहा है, ये पट्टा मेरा सपोज इस तरीके से घूम रहा है, कैसे भी मान लो, जैसे भी मानना है आपको, मैंने मान लिया इस तरीके से। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये पट्टा मेरा इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये पट्टा कहाँ जाएगा, इधर इस दिशा में बढ़ेगा, फिर ये इस घिरनी को ऐसे घुमाएगा, फिर इधर इस दिशा में बढ़ेगा और फिर ये ऐसे घुमाएगा। अब मैं मान रहा हूँ कि ये मेरा ड्राइवर पुली है, क्या है, मेरी ड्राइवर पुली, और ये क्या है, मेरी ड्रिवन पुली। ड्रिवन पुली, तो क्या ये जब मैं इसको ऐसे घुमाता होगा तो ये क्या ऐसे ही घूम जाती है क्या, बड़ी आसानी से, इतना आसान होता है कि घुमाना। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि अगर यही मेरी पास पुली अगर ऐसे रखी होती और मैं इस पर एक ढीला सा पट्टा बांधता ऐसे, तब अगर आप इस पट्टे को खींचते तो क्या ये पुलियाँ घूम जाती, क्या नहीं घूमती ना। अगर इन पुलियों में वेट होता या इनके लिए इन पर थोड़ा कहीं ना कहीं शाफ्ट हैवी होती, घूम जाती, क्या सिर्फ पट्टा स्लिप होकर आपके हाथ में आ रहा होता। तो मतलब मुझे इनको घुमाने के लिए इस पुली के कारण दूसरी पुली से जब पट्टा पास हो तो वो पुली घूमे, उसके लिए इनमें कोई टेंशन होनी चाहिए, पकड़ बनी रहे पट्टे की, पट्टा टाइट हो, ये बात समझ में आती है। क्योंकि अगर पट्टा लूज होगा तो पुली घूमेगी नहीं, वो ऐसे ही फिसल के आ जाएगी। तो इसमें कोई ना कोई इनिशियली कोई ना कोई क्या होना चाहिए, घर्षण, इनिशियली कोई ना कोई पट्टे में क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए। पट्टे में क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, अन्यथा मेरी पुली घूमेगी नहीं। ये जो टेंशन होता है शुरुआत में, अभी मैं पुली को घुमा नहीं रहा हूँ, बस पुली, मैंने ये रोटेशन की डायरेक्शन को आप एक बार के लिए हटा दो, ठीक है ना। अभी मेरी पुली घूम नहीं रही है, बस मैंने पुली लपेट दी। अब पुली लपेटने पर जो इसमें टेंशन है, भाई पट्टा तो खींचा हुआ है ना, कहीं आपने कभी ढीला पट्टा दिखेगा, टाइट ही रहता है ना। तो ये जो टेंशन है, ये इनिशियल टेंशन, इसको मैं T0 बोल देता हूँ, ठीक है। अब जब पट्टा घूमेगा
तो पट्टा कैसे घूमता है? देखो यहाँ पट्टे और पुली के बीच में कोई ना कोई सरफेस है, उस सरफेस का फ्रिक्शन गुणांक है जिसको हम म्यू बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। म्यू क्या है? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। अब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पुली कांटेक्ट में है। अब ये जो, अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं तो ये जो एंगल बना, इसको एंगल को बोलते हैं थीटा बोल दो। इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ लैप, कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां से जहां तक पट्टा कॉन्टेक्ट में रहा पुली के, या हिंदी में इसको छादन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा क्या है? मेरा छादन कोण है। अब ये म्यू सरफेस, अब क्या होगा जब मैं इस चीज को इधर खींचूंगा, जब मैं ये पुली को इधर घुमाऊंगा, ड्राइवर मेरी पुली को, तो मेरी ड्राइवर पुली क्या करेगी? इस पट्टे को इधर से खींचेगी, इस पट्टे को इधर से खींचेगी, और पट्टा किसके साथ टच में है? मेरा दूसरे नंबर की जो मेरी ड्रिवन पुली है उसके साथ टच में है। अब दूसरे नंबर की पुली पर अगर पट्टा लूज होता तो पट्टा खुद आ जाता। अब जब पट्टा खुद स्लिप होकर आ जाता उसको हम स्लिप होना कहते हैं, हम पिछले लेक्चर में देख चुके। लेकिन यहाँ पे पट्टा क्या है? टाइट है। टाइट मतलब पट्टे पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन काम कर रहा है, उस फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन नहीं चाहता कि पट्टा छोड़कर जाए। पट्टा छोड़कर नहीं जाएगा तो पट्टा क्या करेगा? अपने साथ पुली को खींच लाएगा, और जैसे ही पट्टा अपने साथ पुली को खींच के लाएगा, पुली मेरी घूम जाएगी। अब ये पुली का घूमना ये कैसे काम करता है, उसके लिए मैं फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, घर्षण वाली घटना समझाता हूं। देखो ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे मेरा ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है साहब, इस ब्लॉक का वजन है 10 किलो, 10 केजी, और ये जो सरफेस और ये ब्लॉक के मध्य जो कांटेक्ट हो रहा है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट में ले लेता हूं म्यू बराबर 0.25। पिछले लेक्चर में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, फिर से यही ले रहा हूं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मैं इसको किधर भी खिसकाऊंगा तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। फ्रिक्शन जो घर्षण बल है, मुझे ये इसको हिलाने डुलाने से रोकेगा, तो उस घर्षण बल का मान कितना होगा? मैं जानता हूं कि घर्षण बल होता है वो होता है म्यू इंटू एन। अब म्यू क्या होता है? म्यू तो हो गया घर्षण गुणांक। एन क्या होता है? एन होता है नॉर्मल रिएक्शन प्रतिक्रिया बल। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी भाई? इसका नीचे फोर्स कितना लगेगा? इसका फोर्स लगेगा mg। ठीक है, m क्या है? 10 किलो, g को मैं 10 ले लेता हूं तो 10 ढाई 100, तो mg मतलब 100 न्यूटन का इस पर भार है। अब 100 न्यूटन है तो ऊपर प्रतिक्रिया बल n भी कितना आ जाएगा साहब? 100 न्यूटन आ जाएगा। 100 न्यूटन आ गया साहब, तो 100 न्यूटन आ गया, तो मेरे पास फ्रिक्शन कितना आ गया? फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया? 0.25 इंटू 100, मतलब 25 न्यूटन मेरा क्या आ गया? फ्रिक्शन फोर्स का मान आ गया। अब मैं इस चित्र को मिटा देता हूं, ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। वैल्यूज मेरे पास यहां पर हैं, ये वही वाला ब्लॉक है। ठीक है, मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स का मान है साहब, फ्रिक्शन फोर्स है मेरा 25 न्यूटन, बाकी सब छोड़ दो। अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? अब क्या करेंगे अपन, अगर मैं इसको इधर से 5 न्यूटन का बल लगाता हूं, 5 न्यूटन का बल लगाता हूं, तो क्या मेरा ब्लॉक सरक जाएगा? क्या सरक जाएगा? क्या नहीं सरकेगा? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर से इसको क्या करेगा? रोकेगा, विरोध में आ जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स सदैव क्या करता है? जिधर हम इच्छित गति करना चाहते हैं उसके विपरीत दिशा में काम करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसको नेग्लिफाई कर देगा, इसको परिणामी शून्य हो जाएगा इन दोनों बलों का। तो इस समय फ्रिक्शन फोर्स का मान कितना होगा? 25 न्यूटन नहीं, इसके बराबर, क्योंकि ये इसको 0 कर रहा है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का मान इस केस में कितना होगा? 5 न्यूटन। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम करता है साहब, उसके लिए कर्व देखो। अब ये आएगा मेरा क्या? फ्रिक्शन फोर्स, और इधर आएगा मेरा क्या? जो अप्लाइड फोर्स होगा या कुछ भी फोर्स होगा। देखो, अगर मैं शुरू में 0 फोर्स अप्लाई करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है? 0। अगर मैंने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा? 1 न्यूटन। अगर मैंने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा? 2 न्यूटन। अगर मैंने 15 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा? 15 न्यूटन। अगर मैंने 25 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा? 25 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। तो यहां तक तो मेरा कर्व कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, वो भी 45 डिग्री की। मतलब जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, उतना ही। अब यहां तक तो मेरा कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गया। अब अगर मैं 26 न्यूटन अप्लाई करूंगा ना, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स 26 नहीं होगा, वो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यहां से थोड़ा सा कम होके ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू रहता है। अब मैं 26 लगाऊं, चाहे 27 लगाऊं, चाहे 2700 लगाऊं, चाहे 27,000 लगाऊं, मेरा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा 25 ही बना रहेगा। तो उसी प्रकार से 5 न्यूटन की जगह अगर मैं 15 न्यूटन लगाता तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करता? देखो 15 का मान अभी 25 से कम है ना, तो 15 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता, मतलब मेरा ब्लॉक अभी भी नहीं हिलता। लेकिन जब मैं 25 लगाऊंगा तो क्या मेरा ब्लॉक हिल जाएगा कि नहीं हिलेगा? 25 तक तो फ्रिक्शन मेरा काम कर सकता है ना, तो 25 तक फ्रिक्शन ने काम किया और मेरा ब्लॉक यहां से नहीं हिला। लेकिन जैसे ही मैं 26 लगाऊंगा
तो 26 लगाते ही 25 तो फ्रिक्शन है और 26 फोर्स मैंने लगाया, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट कितना आया? रिजल्टेंट आया 26 माइनस 25 मतलब 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किधर? इस दिशा की तरफ। तो 1 न्यूटन बल के प्रभाव में, 1 न्यूटन बल के प्रभाव में मेरा ये ब्लॉक इधर खिसक जाएगा, खिसक जाएगा, खिसक जाएगा। अब मैंने ये वाली घटना क्यों बताई आपको? मैंने ये वाली घटना आपको इसलिए बताई कि यहां पर क्या होता है, जब ड्राइवर इस वाली बेल्ट को खींचता है, जब ड्राइवर बेल्ट के इस साइड को खींचता है तो इसमें टेंशन पैदा हो जाती है और ये साइड रहती है मेरी टाइट साइड। इसको मैं खींच रहा हूं ना तो टाइट साइड, तो टाइट साइड पर टेंशन को हम बोलेंगे T1, ठीक है ना। अब इसको मैंने टाइट साइड को खींचा, तो टाइट साइड को जब मैंने खींचा तो यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब ये फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ये पुली को छोड़ के जाए, तो ये क्या होगा, पुली को खींच के लाएगा। पुली खींच गई, पुली खींच गई। अब ये पुली खींच गई। अब आप देखो इस साइड में अगर थोड़ा टेंशन है तो इधर क्या हो गई, लंबाई में वृद्धि हो गई। भाई हम जानते हैं कि चीजों में एक्सपांशन होता है जब उन्हें खींचा जाता है, तो इधर क्या हो गई, पट्टे की लंबाई में वृद्धि हो गई। पट्टे की लंबाई में वृद्धि होने से कारण पूरे पट्टे की लंबाई तो कांस्टेंट है, तो वो लंबाई की वृद्धि कहाँ एडजस्ट होगी, इधर की तरफ। मतलब इधर की तरफ मेरा पट्टा थोड़ा सा लूज हो गया, तो इसको बोलते हैं स्लैक साइड या ढीली साइड। और यहाँ पर जो टेंशन होगा उसको हम बोलेंगे T2। यहाँ पर टेंशन को T1 बोलेंगे टाइट साइड में, और स्लैक साइड में टेंशन को क्या बोलेंगे हम, T2। और टेंशन सदैव ऐसा नहीं है इधर इधर है तो यहाँ पर भी इधर होगा। आपको सदैव टेंशन कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से बाहर निकलता हुआ। अब ये मत बोलना सर ये तो T1 नेगलिफाई कर देंगे। इस वाली घिरनी को कैसे महसूस होगा कि मुझे कोई खींच रहा है, और इस वाली घिरनी को कैसा महसूस होगा कि मुझे कोई खींच रहा है। ऐसे T2 की डायरेक्शन आप कैसे दिखाओगे, इस तरीके से, ठीक है। तो टाइट साइड में टेंशन कितना है, T1, और स्लैक साइड में टेंशन कितना है, T2। ये टाइट साइड, ये स्लैक साइड या ढीली साइड। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स था ना कि इधर आपने 25 लगाया, इधर आपने 26 लगाया, वैसे ही इस पर ध्यान दो, केवल इस ब्लॉक पर, केवल इस ब्लॉक पर ध्यान दो। इस ब्लॉक पर, इस पट्टे के ऊपर, इस पट्टे के ऊपर इधर की तरफ तो काम कर रहा है T2 और इधर की तरफ काम कर रहा है क्या, T1। तो अल्टीमेटली कितना फोर्स इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, T1 माइनस T2। भाई यहाँ पे भी तो वही था 26 माइनस 25, तो T2 तो इसको इधर खींच रहा है और T1 इधर खींच रहा है, तो कितना फोर्स खींचना चाहता है, T1 माइनस T2। अब T1 माइनस T2 का मान जब तक, कब तक, जब तक फ्रिक्शन फोर्स, अब इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ना जो इसको रोकना चाहेगा पट्टे को, सपोज मैं उसको FR लिख देता हूँ, जब तक T1 माइनस T2 का मान फ्रिक्शन फोर्स से या तो कम है, क्योंकि कम होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा उतनी आ जाती है, वो स्लिप होने से रुकती है, या फिर उसके बराबर है, तब तक तो क्या होगा, ये इसको खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसको खींचता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू T1 माइनस T2 फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ब्लॉक चल पड़ा था ना 26 न्यूटन होते हैं 1 न्यूटन के प्रभाव में, वैसे ही क्या होगा, पट्टा स्लिप हो जाएगा। पट्टा क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, स्लिप की घटना हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है कि T1 माइनस T2 हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम है उनका अंतर, तो ये वाला केस है। अब ये वाला अंतर तो हमने देख लिया साहब ऐसा है, लेकिन यदि अगर ऐसा हो, अब हम एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन क्या है कि हमने ऐसा लिया कि T1 माइनस T2 का अंतर बिल्कुल इतना है कि वो बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। मतलब मेरा जो पट्टा है या फिर मेरा बेल्ट है, बेल्ट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिप, मतलब बेल्ट बिल्कुल उस बिंदु पर है कि जहां से अगर मैं थोड़ा सा भी टेंशन बढ़ा दूंगा ना तो मेरा स्लिप हो जाएगा। मतलब मेरा पट्टा क्या है, फिसलन बिंदु पर है, फिसलन बिंदु पर है। उस केस में ये अजम्पशन लिया है मेरा, ये जरूर ध्यान रखना कि मेरा बेल्ट क्या है, बिल्कुल फिसलन बिंदु पर है, पॉइंट ऑफ स्लिप पर है। उस केस में जो ये T1 और T2 होता है, जो ये T1 और T2 होता है, उस T1 और T2 के अनुपात का मान होता है e की पावर म्यू थीटा। ये ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं T1 अपॉन T2 को टेंशन रेशियो। तो टेंशन रेशियो किस केस में, इस केस में किसके लिए लिया है, मैंने लिया है फॉर फ्लैट बेल्ट। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको फ्लैट बेल्ट क्या होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन कितना कैसा होता है, आयताकार होता है, आयताकार होता है, देख लिया। अब फ्लैट बेल्ट होगी ना, जो चपटी वाला पट्टा होगा बिल्कुल, उसके केस में टेंशन रेशियो कितना होगा, T1 अपॉन T2 e की पावर म्यू थीटा। लेकिन इसके लिए अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है कि मेरा पट्टा बिल्कुल पॉइंट ऑफ स्लिप पर है, मगर अगर मैंने थोड़ा सा भी अंतर बढ़ा दिया तो स्लिप हो जाएगा। अब बोलोगे सब असर इससे कम हुआ तो, इससे कम हुआ तो उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, आपको ऐसा न्यूमेरिकल भी देखने को नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल आपको देगा तो वो ये मान के देगा कि आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये तो बात हो गई इसकी।
ये अजम्पशन ध्यान रखना, आमतौर पे लोगों को ये अजम्पशन ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर फ्लैट बेल्ट की जगह मेरे पास वी बेल्ट होती, मैं लिख दूं यहाँ पे 4V बेल्ट। अब 4V बेल्ट, अगर मेरे पास वी बेल्ट होती, अब ये पट्टा तो मुझे पता नहीं है ना ये कैसा है, अगर ये वी क्रॉस सेक्शन टाइप का होता तो ये वी, अब वी में मैंने बताया था पूरा पट्टा तो आता नहीं, इसका एक छोटा सा पार्ट आता है, ठीक है। अगर ये एंगल 2 अल्फा है, कितना है 2 अल्फा, ये वी जो पॉइंट जहां पर बनेगा वो 2 अल्फा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता था, वी बेल्ट का चतुर्भुजाकार होता था, ठीक है। तो इसके केस में ये जो टेंशन रेशियो होता है वो होता है T1/T2 बराबर e⁻μθ। एक चीज और आ जाती है गुणनफल में, क्या आ जाती है, कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा, ध्यान रखना यहाँ अल्फा है, ये एंगल 2 अल्फा है, मतलब यहाँ पर जो v का एंगल होगा उसका हाफ एंगल आपको लेना है। अगर यहाँ पे वो अल्फा देगा तो यहाँ अल्फा/2 आ जाएगा, यहाँ पर अगर बीटा देगा तो यहाँ बीटा/2 आ जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये तो आ गया। अब देखो यहाँ पे पट्टा कहाँ पे, ये पुली से पट्टा यहाँ नीचे टकरा रहा है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगी वो कौन सी होगी साहब, मेरी ये वाली होगी। तो फ्रिक्शन मुझे केवल और केवल यहीं पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। लेकिन इस केस में जो उसका ग्रूव होता है ना, जो ग्रूव बने होते हैं वो कैसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। तो आमतौर पे वी बेल्ट के केस में हमें इस साइड पे और इस साइड पे फ्रिक्शन सरफेस मिलता है, मतलब मेरा दो साइड से पट्टा टच में रहता है पुली के, तो यहाँ पे मुझे फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे मुझे फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, तो मैं बेल्ट को ज्यादा आसानी से खींच सकता हूँ। तो मतलब ये T1 और T2 का अंतर ज्यादा भी हो सकता है, तो मतलब T1 और T2 का जो अनुपात होता है वो वी बेल्ट के केस में ज्यादा होता है फ्लैट बेल्ट की तुलना में। वो बात यहाँ से भी स्पष्ट है। देखो ये है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोसेक अल्फा। अब कोसेक अल्फा, अब हम जानते हैं कि कोसेक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, कोसेक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो अगर 1 से बड़ा मैं इस म्यू थीटा को 1 से बड़ी संख्या से गुणा करूंगा तो इसका मान म्यू थीटा से ज्यादा होगा, और e की पावर म्यू थीटा से ज्यादा लगाऊंगा तो उसका मान हमेशा e की पावर म्यू थीटा से ज्यादा होगा। तो T1/T2 हमेशा ज्यादा होगा T1/T2 के रेशियो से वी बेल्ट के लिए फ्लैट बेल्ट से तुलना में। तो मैं इसको वापस एक आसान शब्दों में लिख सकता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो T1/T2 हमेशा ज्यादा होगा T1/T2 से फॉर वी बेल्ट, और ये किसके लिए है, फॉर फ्लैट बेल्ट। लेकिन क्या है, पैरामीटर सेम होने चाहिए। कौन कौन से सेम होने चाहिए, थीटा सेम, म्यू सेम। अगर ये चीजें सेम रहेंगी, मतलब एक ही मेरे पास ये बेल्ट पुली है, दो सेम बिल्कुल, इस पे एक बार मैं फ्लैट बेल्ट लगाऊं, एक बार मैं वी बेल्ट लगाऊं, तो T1 T2 का जो रेशियो आएगा वो वी बेल्ट के लिए हमेशा ज्यादा आएगा। वो हम यहां से भी देख चुके हैं। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि देखो मैंने ये वाला वी के लिए ये एंगल कितना बोला था, 2 अल्फा। अगर मेरे को ये जो वी बेल्ट है इसको मेरे को फ्लैट बेल्ट बनाना है, तो फ्लैट बेल्ट बनाना है मतलब मेरी फ्लैट बेल्ट क्या होती है, बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल चपटी होती है। अगर मैं इस 2 अल्फा को बिल्कुल ऐसे कर दूं, मतलब मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर दूं, तो ये वी नहीं रहेगा, ये चपटा हो जाएगा। अब ये चपटा हो जाएगा तो चपटा हो गया, मतलब ये एंगल कितना हो गया मेरा, 180 डिग्री। तो अगर मैं 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री कर दूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जरा एक बार यहाँ पुट करना, कोसेक 90 का मान 1, तो 1 को इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू थीटा T1/T2 बराबर म्यू थीटा। क्या फ्लैट बेल्ट वाला ही सूत्र आ गया, क्या आ गया ना। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हालांकि वो तो आना ही था। तो अब ये जो दो फॉर्मूले हैं कि टेंशन रेशियो क्या होता है टाइट साइड और स्लैक साइड में, उनका अनुपात e की पावर म्यू थीटा फ्लैट बेल्ट के लिए और e की पावर म्यू थीटा इंटू कोसेक अल्फा वी बेल्ट के लिए, ये बड़े काम के हैं सूत्र दोनों। आप ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, सिंपल चीजें हैं। और मैं फिर से कहूंगा, जो किसी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक सिलेबस में है, तो ये सूत्र डिराइव कैसे हुए, इनका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस डेरिवेशन को हम सेपरेट अलग वीडियो में देखेंगे। अगर आपके वो वीडियो अगर आपको लगता है ज़रूरत है आपको काम की, सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ही आप देखें, अन्यथा ये जो रिजल्ट है यही काम का है। ठीक है, तो अब हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हमने टेंशन रेशियो देख लिया है।